हेलो दोस्तों, गणित के फर्स्ट यूनिट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों गणित के पहले यूनिट के इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली बात आपको ये जाननी है कि गणित आपका 60 नंबर का टोटल पेपर है और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 24 नंबर इसमें चाहिए, जो कि ईजिली हमारी वीडियोस देखने से आपके आ जाने वाले हैं। 24 ही नहीं वरन आप 40 से ऊपर नंबर ईजिली ला पाएंगे अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं इन वीडियोज़ में उनको आप फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब भी आपको ये समझना है कि सारे ईजी टॉपिक्स हैं और उनको बहुत ज़्यादा सरल तरीके से समझाने की अपन कोशिश करेंगे, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है। वीडियोस को लगातार देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है आपके एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए। पहले यूनिट की दोस्तों बात करते हैं। पहले यूनिट का नाम है गणित की प्रकृति के बारे में बात हो रही है। हमें इस यूनिट में पढ़नी है गणित का सीखना सिखाना क्या होता है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कथन क्या होता है। कथन गणित में रहता है सत्य असत्य, जैसे कथन रहते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। कथन वह वाक्य है जो कि न केवल आदेश सूचक वाक्य होता है और न ही विस्मयादि बोधक होता है। कथन निसंदेह कथन एक प्रश्न भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आपकी आंखों का रंग क्या है, तो ये एक प्रश्न है, न कि कथन है। कृपया जाइए और मेरे लिए चाय लाइए, ये एक आदेश है, ये कथन नहीं है। कितना सुंदर सूर्योदय है, ये विस्मयादि बोधक टिप्पणी है, न कि कथन। और यहाँ पर और उदाहरण देखिए कि आपकी आंखों का रंग भूरा है, यह एक कथन है। आपके ऊपर टिप्पणी करी जा रही है कि आपकी आंखों का रंग भूरा है, तो ये एक कथन है। सामान्यतः कथन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कथन होते हैं? सदैव सत्य रहेंगे, सदैव असत्य या संदिग्ध रहेंगे, यहाँ पर डाउटफुल रहेगा। ऐसी 2 स्थितियाँ होती हैं जिनसे कथन संदिग्ध बन जाता है। पहली स्थिति में तो वह जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कथन सत्य है या असत्य है, तो वहाँ पर संदिग्ध बन जाता है। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कथन व्यक्तिपरक, यहाँ पर सब्जेक्टिव होता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों के लिए यह सत्य होता है और कुछ व्यक्तियों के लिए असत्य होता है, तो वहाँ पर भी उसे संदिग्ध श्रेणी में डालेंगे। तो ये आपको कथन के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है प्रत्युदाहरण क्या होता है। प्रत्युदाहरण ऐसा प्रमाण होता है जिसकी सहायता से कथन को असत्य सिद्ध किया जाता है। कथनों पर कुछ प्रतिबंध लगा करके कथन को सत्य बना सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाने के ऊपर जोर दिया गया है। जैसे यदि एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह एक वर्ग होगा। यह कथन सत्य नहीं है, लेकिन एक प्रतिबंध इस कथन को सत्य बना सकता है। कथन इस प्रकार से है कि एक चतुर्भुज की भुजाएं और सभी अंतःकोण बराबर हों तो वह एक वर्ग होगा। तो अंतःकोणों को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, अंतःकोणों को बराबर कर दिया है, तो फिर वहां पर क्या हो गया, वो वर्ग की श्रेणी में आ गया है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक है निगमनिक तर्क। इस प्रकार के तर्क को जिसमें ज्ञात परिणाम, परिभाषाएं और निष्कर्ष आदि के नियमों का प्रयोग किसी चीज को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, तो वो निगमनिक तर्क कहलाते हैं। डिडक्टिव लॉजिक आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, तो डिडक्टिव लॉजिक आपको ध्यान रखना है। इसमें निम्नलिखित कथनों को स्वीकार करते हैं। सभी इंसान नश्वर हैं और राघव एक इंसान है, तो क और ख क्या है? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि राघव नश्वर है। सभी इंसानों के बारे में इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि देखिए, आप वैकेंसीज एग्जाम में भी देखते हो कि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ये रहता है, सभी इंसान नश्वर है, तो सभी इंसानों की बात हो गई है। और राघव एक अगर इंसान है तो राघव भी क्या होगा? नश्वर होगा। तो ये कथन जो है निगमनिक तर्क के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में निगमनिक तर्क कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो पहली प्रक्रिया यहाँ पर रहती है कि स्वीकार किए गए कथनों को प्रारंभ करना, स्वयं सिद्ध करके या फिर अपग्रेड करके, शर्तें निर्धारित करना, तार्किक कारणों का उपयोग करना, निष्कर्ष ज्ञात करना। तो ये 4 बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं गणित की परिभाषाओं को लेकर के कि गणित में परिभाषाओं की क्या भूमिका रहती है। गणित में परिभाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि परिभाषाएं अर्थ समझने का आधार होती हैं तथा अर्थ समझे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते होते हैं। तो गणित में परिभाषाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। क्वाड्रा संख्याएं क्या है? पहले यूनिट में ये महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि क्वाड्रा संख्याओं के बारे में, और भी कुछ बिंदु हैं जो कि आगे पढ़ेंगे। पहले हमें यहाँ पर बात करते हैं क्वाड्रा संख्या क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो 4 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती है, क्वाड्रा संख्याएं कहलाती है, 4 क्रमागत संख्याओं के रूप में। इसके बाद में स्वयं सिद्ध तथ्य या सत्य क्या होगा? स्वयं सिद्ध तो यहाँ पर खुद से ही सिद्ध हुआ तो वह सरल और स्पष्ट सिद्धांत जिसकी सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी वो सत्य रहता है, जिसको हम बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लेते हैं, स्वयं सिद्ध कहलाते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ पियानो 1858 से 1932 तक इनका जीवन काल रहा, तो ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने गणित को कुछ आधारभूत स्वयं सिद्ध तथ्य दिए जो कि यूक्लिडीय कथनों से अधिक स्पष्ट हैं। पहला तो कथन क्या दिया कि शून्य एक संख्या है,
किसी भी संख्या के पश्चात एक दूसरी संख्या आती है, किसी भी संख्या के बाद में दो संख्याएं इकट्ठी नहीं आ सकती है, शून्य किसी भी संख्या के बाद में आती है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, गणितज्ञ पियानो की यहाँ पर बात रही। और अगला यहाँ पर बात आता है कंजक्चर टॉपिक अपना। कंजक्चर क्या है? कंजक्चर में देखिए, कंजक्चर वह कथन है जिसे हम गणितीय ज्ञान और अनुभव अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मान लेते हैं। कंजक्चर सत्य या असत्य हो सकता है, साथ ही यदि हम इसे सिद्ध भी कर सकें तो यह एक प्रमेय हो जाता है। प्रतिरूपों को देखने और बुद्धिमत्तापूर्ण गणितीय अनुमान लगाने के लिए गणितज्ञ प्राय कंजक्चर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि क्या है सारा मामला इसका। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी तीन क्रमागत विषम संख्याएं लीजिए और उन्हें जोड़िए। तीन क्रमागत विषम संख्याएं अपन ने लिया और यहाँ पर जोड़ा तो 9 आ गया। 1 3 5 हमने लिया, 9 यहाँ पर योग रहा। 3 5 7 ले लिया हमने तो 15 योग रहा। 5 7 9 ले लिया तो 21 योग रहा। तो ये इनको जोड़ने का क्रम यहाँ पर है विषम संख्याओं को लेकर के। क्या आप इन योगफलों से किसी प्रतिरूप का अनुमान लगा सकते हैं? समझ के आधार पर आप कह सकते हैं कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम होता है। पहली बात, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है। तो ऐसे कुछ कथन हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कंजक्चर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमाण या गणितीय उपपत्ति के बारे में। वह प्रक्रम जो केवल तर्क संगत तर्कों के आधार पर गणितीय कथन की सत्यता स्थापित कर सकता है उसे क्या कहेंगे? गणितीय उत्पत्ति कहेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ यहाँ पर कहा जाता है। उपपत्ति गणितीय कथनों का एक उत्तरोत्तर अनुक्रम होती है। उपपत्ति का प्रत्येक कथन पहले से ज्ञात कथन प्रमेय से तार्किक रूप से निगमित किया जाता है। तो ये बिंदु यहाँ पर हुआ। और अभिग्रहित क्या होता है? देखिए, गणित का प्रत्येक क्षेत्र कुछ कथनों पर आधारित होता है जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं और उन्हें सिद्ध नहीं करते हैं। स्वयं प्रमाणित सत्य कहलाते हैं जिन्हें हम बिना उपपत्ति के सत्य मान लेते हैं। इन कथनों को अभिग्रहित कहा जाता है जो कथन सत्य मानने को हम मजबूर हो जाते हैं या फिर उसकी जांच करना उचित नहीं समझते हैं। जो पहले से सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध स्वप्रमाणित सत्य रहते हैं, वो अभिग्रहित यहाँ पर उदाहरण रहते हैं। उदाहरण के लिए यूक्लिड का पहला अभिग्रहित देखिए, इधर किसी एक बिंदु को किसी दूसरे बिंदु तक गुजरती हुई एक सरल रेखा खींची जा सकती है। पहला कथन सत्य मानेंगे। और तीसरा अभिग्रहित यहाँ पर है, किसी भी एक बिंदु और एक त्रिज्या वाला एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक बिंदु से और एक त्रिज्या वाला एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। उन्होंने इसे सत्य इसलिए मान लिया था क्योंकि हम प्रत्येक तथ्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं और हम कहीं ना कहीं से आरंभ हमें करना ही पड़ता है, तो इसलिए उसको पहले से ही हमने सत्य मान लिया है। अभिग्रहितों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणितीय संरचना में प्रयुक्त अभिग्रहित परस्पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अभिग्रहितों के अनुसार कोई सत्य और असत्य कथन दोनों सिद्ध नहीं किए जाने चाहिए। या तो सत्य ही होएगा या फिर असत्य ही होएगा, एक ही रहेगा, दोनों आप नहीं कर सकते हैं। अभिग्रहितों को कभी भी स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में नहीं चुनना चाहिए। ये बात यहाँ पर रही। और इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने के तरीके कौन कौन से हैं। गणित की प्रकृति के कुछ बिंदुओं को हमने यहाँ पर डिस्कशन किया जो कि इस यूनिट के लिए महत्वपूर्ण थे। अब अपन बात करते हैं गणित के सीखने सिखाने के बारे में। गणित सीखने सिखाने की सार्थक प्रक्रिया में प्रत्येक बालक की हर समय सक्रिय भागीदारी रहती है। साथ ही साथ शिक्षक यह जानता है कि बच्चों को शिक्षक द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है। बच्चे जो भी सीखते हैं वह स्वयं अपनी गति से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। शिक्षक मात्र उसमें मददगार होता है, सिर्फ मार्गदर्शक होता है, प्रोत्साहक होता है। सीखने के उपयुक्त नजरिए को रचनावादियों ने रचनावादी नजरिए का नाम दिया है। सामान्यतः गणित की कक्षा में बच्चों से उम्मीद यह की जाती है कि वे बुनियादी संक्रियाओं को लागू करना सीखेंगे ताकि वे गणना को सही तथा जल्दी से सीख सकें। इसके बाद में उम्मीद ये की जाती है कि वे इन संक्रियाओं से संबंधित इबारती जो सवाल हैं उनको हल कर सकेंगे। तरीका यह होता है कि सबसे पहले शिक्षक एक खास किस्म के सवाल को करने का तरीका समझाएंगे और उसके बाद में वह बच्चों को उसी किस्म के कई सारे सवाल उसी तरह के हल करने को देते हैं। यानी कि सवाल हल करने का अर्थ यह हो जाता है कि शिक्षक की बात सुनो, चंद हल तथा गणितीय तथ्य याद कर लो और फिर उन्हें उपयुक्त ढंग से हल करवा लो।
नॉर्मली हमने भी अपने प्राथमिक उच्च प्राथमिक ये देखा है कि हमने जब गणित पढ़ी है तो हमारे टीचर क्या करते थे, आपका कोई भी एक टॉपिक आया, मान लो समीकरण को लेकर के आ गया, तो उसका एक मेन सवाल हमें बता देंगे, सवाल हल करवा दिया, और उसके जैसे जो सेम सेम सवाल हैं वो फिर हमें ही हल करने होते थे, जैसा कि सर ने बताया है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो ये यहाँ पर सर का अनुसरण करना हो गया है, एक तरह से रटने वाली प्रक्रिया हो गई कि कुछ चंद आप टॉपिक्स को याद कर लो, चंद आप फॉर्मूला याद कर लो और सेम उसी के अनुसार फोटोकॉपी टाइप सिस्टम ये हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में गणितीय सोच का विकास नहीं हो पाता है। गणना के मूल कौशल का विकास हासिल करना निश्चित रूप से जरूरी है, किंतु अभ्यास करके सीखने पर जोर देना है, ना कि रट के सीखने पे। इस प्रक्रिया में गणित की अवधारणाएं नहीं सीख सकते होते हैं। तो ये गणित सीखने सिखाने के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। ध्यान क्या रखने हैं, ये नॉर्मली आपको आता ही है, बस एक बार आप अपने नज़र में रखना कि क्या क्या अपने को टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं किस यूनिट के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। गतिविधि को लेकर के टॉपिक रहता है। गतिविधि क्या है, देखिए, गतिविधि का मतलब है कि आपको बच्चों को कुछ कुछ टास्क देने होते हैं, उनको पूरा करवाना है और करके सिखाने पर जोर देना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए कुछ एक्टिविटीज अपन बात कर लेते हैं। अध्यापक ने कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटा। एक समूह को वॉलीबॉल का मैदान, दूसरे समूह को प्रार्थना स्थल इत्यादि का निर्धारण करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक समूह को पता लगाना है कि निर्धारित स्थान पर तार की बाड़ लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता रहेगी। जब सारे बच्चों ने चर्चा कर ली तब शिक्षक ने पूछा कि आपने मैदान को कैसे नापा। एक समूह ने कहा कि नापने के लिए एक इकाई की आवश्यकता थी। हमने हमारे हाथ का उपयोग किया, हाथ से नाप लिया, मतलब जो एक बुलंद दो बुलंद इस तरह से। और छात्र ने कहा कि हमने कदम का उपयोग किया। दूसरी टीम ने क्या कहा कि हमने कदमों के हिसाब से नापा। और तीसरी टीम ने क्या कहा कि हमने एक डंडे को इकाई बना करके डंडे की सहायता से नाप लिया। इस प्रकार से जवाब सुन करके शिक्षक ने उनसे फिर पूछा कि क्या आपके समूह में सारे बच्चों के नाप एक जैसे आए हैं। तो छात्रों को लगा कि हमें एक ऐसे मानक माप की जरूरत होगी। फिर सभी समूहों ने उस डंडे के नाप को मानक नाप मान लिया। अधिक चर्चा करके वे एक मानक नाप फिट पर आए और फिर लंबाई का पता कर लिया और उस तरह से ऑफिशियल जो डाटा है वो उनके सामने आ गया, जैसे फिट के बारे में आ गया या फिर मीटर के अंतर्गत आ गया। तो उनको जब प्रैक्टिकल करवाएंगे, करके सिखाएंगे, तब वो चीज़ें वो अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और जीवन पर्यंत उनके लाइफ लॉन्ग काम सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का डिटेल्ड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उनको भी एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इस यूनिट में से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। पहली बात तो ये देखिए कि फर्स्ट यूनिट आपका जो गणित की प्रकृति और गणित का सीखना सिखाना है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, कथन, कथनों के प्रकार, प्रत्युदाहरण और निगमनिक तर्क, गणित में परिभाषा और स्वयंसिद्ध सत्य, कंजक्चर, प्रमाण, सत्यापन, अभिग्रहित, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने के विभिन्न तरीके, तो सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस यूनिट से बनते हुए आ रहे हैं उनको लेकर के बात करते हैं और समझते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस यूनिट से। एक ये प्रश्न देखिए 2016 में आया हुआ है, प्रति उदाहरण क्या है। उदाहरण में यहाँ पर देखिए कथन क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, सत्य सत्य के बारे में ये ऐसा प्रश्न है। और इसके अलावा बात करें प्रश्नों को लेकर के, तो अभिग्रहित क्या होते हैं, ये 2013-14 में कब आया हुआ है, ये देख लीजिए। और इसके अलावा स्वयंसिद्ध तथ्य की व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न हैं। निगमनिक तर्क की व्याख्या कीजिए, इस तरह के प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ ये देखिए, कंजक्चर को उदाहरण की सहायता से समझाइए, तो ये प्रश्न आया हुआ है। और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने के तरीके कौन कौन से हैं और गतिविधि क्या रखेंगे कि गणित को सिखाने में कौन सा सरल तरीका अपन अपनाएंगे। तो गतिविधि भी हमने लास्ट में डिस्कशन कर ली है कि आप या तो बच्चों को ग्राउंड नापने के लिए अलग अलग टीम बना करके उनको अपने विवेक से, अपने दिमाग से उनको यहाँ पर ग्राउंड की नाप लेने दिया जाए और फिर बाद में उनको एक ऑफिशियल नाप के अंतर्गत ला करके बताया जाए कि आपका सबका मान सेम आना चाहिए। तो वो गणित को सीखने सिखाने की एक्टिविटीज अपन करा सकते हैं। गणित में देखिए 2016 में 17 में बार बार ये प्रश्न आ रहा है। तो यही कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं इस यूनिट में से जो कि आपको पढ़ने हैं। और 8 नंबर का जो आपका ये फर्स्ट यूनिट है, आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। इजीली देखिए बहुत कम समय में हमने 8 नंबर का सारा मटेरियल पढ़ लिया है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या किसी टॉपिक में रहती है तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो और भी अच्छी प्रकार से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इस पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आपको जाना है, वहाँ से आप दोस्तों यूनिट वाइज सारे गणित के वीडियोज़ को देख करके अपना गणित पेपर अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हो और पेपर बैक रहने का आपका डर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।